हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह कहानी जापान में एक विशालकाय राक्षस जिसे काइजू कहा जाता है को नष्ट करने के कुछ दिनों बाद शुरू होती है। टोक्यो के एक स्कूल में स्नातकों की एक बैठक चल रही होती है जब अचानक एक विशेष बलों का विमान आसमान में दिखाई देता है। सभी खिड़की की ओर दौड़ते हैं और एक व्यक्ति पूछता है, क्या यह एक बुरी खबर हो सकती है? क्या काइजू फिर से जिंदा हो गया है? उनके दोस्त जवाब देते हैं कि अगर ऐसा होता तो अलार्म बजता। तभी अचानक से अलार्म की आवाज आती है, लेकिन जब सब लोग अपने फोन चेक करते हैं तो कोई आपातकालीन सूचना नहीं मिलती। फिर पता चलता है कि यह सिर्फ एक बुरा मजाक था। युकिनो पार्टी छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड अरिदा को ढूंढने जाती है। वह हॉलवे में अपने विशेष बलों के साथियों से फोन पर बात कर रहा होता है और युकिनो को यह जानकर निराशा होती है कि वह पहले ही जा चुका है। हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में जापान पर काइजू ने हमला किया था और लगभग पूरे टोक्यो को नष्ट कर दिया था। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी से काइजू मारा गया। उस शरीर के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में पूरा क्षेत्र खाली कर दिया गया और आज भी वह क्षेत्र क्वारंटाइन में है। एक उपग्रह चित्र उस रोशनी को दिखाता है जब काइजू मारा गया था, लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह रोशनी कहां से आई। प्रधानमंत्री निशियो ओइम राष्ट्रीय टेलीविजन पर भाषण दे रहे हैं जिसमें वह कई युवा जीवन की हानि पर शोक व्यक्त करते हैं और चेतावनी देते हैं कि देश अभी भी आपातकालीन स्थिति में है। युकिनो घर लौटती है और हम उसके पति एन से मिलते हैं। दोनों ही जापानी सरकार में काम करते हैं, लेकिन पहले वे विशेष बलों के एजेंट थे। एन सबसे पहले यह पूछता है कि क्या अरिदा पार्टी में था और युकिनो बताती है कि उसने उसे कोने में देखा था, लेकिन वह जल्दी काम के कारण निकल गया। एन व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहता है कि अब जब काइजू मर चुका है तो विशेष बलों का काम भी खत्म हो चुका है। काइजू के शरीर के पास एक विशेष बलों का बेस है जहां विशालकाय पंजे अभी भी नदी के किनारे पर दिखाई दे रहे हैं। एन की बात सही साबित होती है। जब अरिदा बेस पर आता है और अपनी साथी यूको से बात करता है, वह शेयर करती है कि उसकी नौकरी अब सिर्फ ड्रोन को नष्ट करने तक सीमित हो गई है जो प्रतिबंधित क्षेत्र की जासूसी करने के लिए उड़ते हैं। प्रधानमंत्री ओइम एक बैठक में चर्चा करते हैं जहां कोई भी काइजू के शरीर को हटाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वे इसे दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मंत्री अपने विभाग का बचाव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओइम गुस्से में कहते हैं कि अब वे इस काम को काइजू के शव को निकालने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री हीरो को सौंपते हैं। अगले दिन शाकिशा अरिदा को बताता है कि वह काइजू के शरीर को हटाने के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालेगा। युकिनो मंत्री पर्यावरण सूरी के साथ एक दौरे पर जाती है और आश्चर्यचकित होती है जब वे देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा है। शाकिशा इसे लेकर अरिदा से कहता है कि उसे काइजू का इस्तेमाल अपनी प्रचार के लिए करने की योजना हो सकती है। मंत्री इस विचार से उत्साहित होते हैं कि काइजू का शव एक पर्यटक आकर्षण बन सकता है जिससे भारी राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन जैसा कि स्थिति और जटिल होती जाती है, अधिकारियों के बीच संघर्ष और हड़बड़ी बढ़ जाती है। इस बीच अरिदा और युको अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काइजू का अध्ययन करने और उसमें उत्पन्न हो रही बुलबुले और अजीब घटनाओं से निपटने में जुटते हुए एक रोमांचक मोड़ में हम अरिदा की छिपी हुई क्षमता और जापान को बचाने में उसकी रहस्यमय भूमिका को देखते हैं, जो एक के बाद एक खुलासों की ओर ले जाती है और एक अप्रत्याशित परिणाम सामने आता है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन उसकी रहस्यमय गुमशुदगी और काइजू के मरने के दिन की तस्वीरों में मौजूद अजीब छाया सभी को उसकी असली पहचान पर सवाल उठाने का मजबूर कर देती है।